नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्ज़ाम्स पर। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपके सामने जो आपको पीपीटी फाइल दिख रही है, जिसकी आपको ये यहाँ पर एक पीपीटी दिख रही है, ये है राजस्थान की टीम जो आपको राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन करवाएगी इसी चैनल पर, वाईफाई स्टडी राजस्थान पर। तो आप लोगों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, खुद को भी सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डेली रेगुलर क्लासेस होती है राजस्थान एग्जाम से रिलेटेड सभी टाइप के, जो आपके जीके की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, आपके साइकोलॉजी की क्लास है, रीड की, ज्योग्राफी की क्लास है, सारी क्लासेस यहाँ पर रेगुलरली आपके चलती है। तो आप लोगों के लिए विशेष तौर पर ये जो है टीम आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। तो आप लोग जो है इस टीम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनकरेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, इसी तरीके से आप जो है हमारा साथ दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम विकास दादीचे एंड आई एम ए मेंटर एंड कोच फॉर आरपीएससी एंड आरएसएमएसएसबी एग्जाम्स। अभी मेरा जो है प्लस कोर्स चल रहा है अनअकैडमी पर। अनअकैडमी एक लर्निंग एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको आरपीएससी कैटेगरी चूज करना है, वहाँ पर मेरा नाम सर्च करना है तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको मुझे फॉलो करना है, तो वहाँ पर आप मेरी फ्री यानी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पर पेड क्लासेस भी देख सकते हैं, जो कि मेरा अभी रनिंग एक पेड कोर्स चल रहा है प्लस का, और वो है आपका इंग्लिश का। तो जो भी एलडीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो है वो कोर्स डेफिनेटली देखें। वो कोर्स बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से लाइव क्लासेस होती है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, क्विजेस, सब कुछ होता है। और आपको मेरा कोड यूज़ करना है WIC10, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इंस्टेंटली। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है लोक कलाएं। आज हम राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। लोक कलाओं से संबंधित एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। छोटा सा टॉपिक है, आराम से जो है आज हम इसको पढ़ लेंगे। आज आपके एमसीक्यू का सेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं लोक कलाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पट्टचित्र के बारे में। पट्टचित्र यानी पढ़, आप सभी को पता है, आप लोगों ने जो है लोक देवता वगैरह पढ़े हैं तो वहां पर आपने पढ़ पढ़ा होगा। पढ़ क्या होता है भाई? पढ़ आपका जो होता है एक कपड़े कपड़े नुमा जो है कपड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा, जिसके ऊपर चित्र होते हैं। क्या होते हैं? चित्र होते हैं। और लोक देवताओं के जो जीवन वृतांत है, उन चित्रों के माध्यम से वाद्य यंत्रों के साथ में जो भूपे होते हैं और अलग अलग जाति के जो लोग होते हैं वो गाते हैं। तो ये होता है पढ़। और गाना जो होता है, यहाँ पर इसको गाना नहीं बोलेंगे, ये होता है आपका बांचना। तो पढ़ जो है वो बांची जाती है। तो देखिए, राज्य में देवी देवताओं की गाथाओं को कपड़े पर बने चित्रों के माध्यम से बांचने की कला क्या कहलाती है? फड़ कहलाती है। फड़ चित्रांकन का प्रधान केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा। देखिए, यहां से आपका पहला क्वेश्चन बन गया है। पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि फड़ चित्रांकन का प्रधान केंद्र कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। यहां पर फूल डोल महोत्सव भी मनाया जाता है, ध्यान रखना, फूल डोल महोत्सव। फूल डोल महोत्सव राम स्नेह संप्रदाय का यहीं से मनाया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा, जो कि फड़ चित्रकला के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। देखिए, आपको यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फड़ चित्रांकन का प्रधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है, तो आप बोलेंगे शाहपुरा भीलवाड़ा। यहाँ की छिपा जाति के जोशी जो है वो फड़ में सिद्धहस्त होते हैं। अब आपको पूछ ले कि भाई जो ये पढ़ जो बनाते हैं, पढ़ यहाँ फड़ कह दीजिए आप, ये जो बनाते हैं भीलवाड़ा शाहपुरा में, किस जाति के लोग होते हैं? तो ये होते हैं आपके छिपा जाति के जोशी। जोशी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लोक देवी देवता के जीवन को कपड़े पर चित्रित करना चित्रांकन कहलाता है। फड़ चित्रण में फड़ के केंद्रीय भाग में मुख्य देवता का चित्र अंकित किया जाता है। संबंधित देवी देवताओं के जन्म, शिक्षा, विवाह, युद्ध तथा मृत्यु को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। फड़ का मुख्य पात्र लाल एवं हरे रंग की पोशाक से दर्शाया जाता है। भोपा तथा भोपी इस फड़ का वाचन जो है किसी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। अलग अलग लोक देवताओं के लिए अलग अलग वाद्य यंत्र होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या समझा, फड़ क्या होता है। फड़ क्या होता है भाई आपका? फड़ आपका होता है कपड़े पर बने हुए चित्र। ठीक है, और इन चित्रों के माध्यम से लोक देवता और लोक देवियों की जो गाथाएं गाई जाती है, इसे ही कहते हैं फड़ बाचना। क्लियर? फड़ का प्रमुख जो केंद्र है फड़ बनाने का, वो है आपका शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कौन बनाते हैं? छिपा जाति के जो जोशी होते हैं वो बनाते हैं। फड़ के अंदर जो मुख्य देवता होता है वो कहां पर होता है? बीच में होता है, ध्यान रखना। उसका चित्रांकन हमेशा कहां होता है? बीच में होता है। और जो फड़ का मुख्य पात्र होता है वो हमेशा लाल और हरे रंग की पोशाक पहनता है। फड़ का वाचन भोपा या भोपी के द्वारा किया जाता है, साथ में फड़ से संबंधित जो वाद्य यंत्र होता है उसके साथ में।
तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले देवनारायण जी की फड़ के बारे में। देवनारायण जी की फड़ के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सबसे लंबी फड़ है। क्या है? सबसे लंबी फड़। जब इस फड़ को पहली बार बनाया गया था उस समय ये सबसे छोटी थी, उस समय ये सबसे छोटी थी और आज ये सबसे बड़ी है। ठीक है, तो देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे बड़ी और लंबी लोक गाथा एवं सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ है। यह फड़ बाचते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जंतर नामक वाद्य यंत्र का। जंतर वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र है? तुम्हारे तत्व वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। ठीक है, इस फड़ का वाचन गुज्जर जाति के अविवाहित भोपे और भोपी द्वारा किया जाता है। यह राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला है। इस फड़ का वाचन रात्रि के समय किया जाता है। 1992 में भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की डाक टिकट जारी की। देखिए दोस्तों, फड़ से संबंधित यदि आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ये मिल सकता है कि सबसे बड़ी फड़ किसकी है, तो आपका उत्तर होगा देवनारायण जी की। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि देवनारायण जी की फड़ जो है वो कौन बांसते हैं, तो गुज्जर जाति के अविवाहित भोपे और भोपी बांसते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि ये देवनारायण जी की जो फड़ है ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है, तो आपका उत्तर होगा जंतर। इनका प्रसिद्ध मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में सभी को पता है। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा। और इनके मंदिर के अंदर, इनके मंदिर नहीं कहेंगे, इसे देवरा कहते हैं। आसिंद भीलवाड़ा में इनका देवरा है और उसके अंदर ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ईंटों की। इनको जो भोग लगता है वो राबड़ी का लगता है। किसका लगता है? राबड़ी का लगता है। और ये जो है ना पीपल के पत्ते, पीपल के नहीं सॉरी नीम के पत्ते, नीम के पत्ते भी जो है इनको चढ़ते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात हो गई देवनारायण जी की। चलिए नेक्स्ट देखिए, देवनारायण जी बहुत लंबी कथा है, हमने लोक देवता में पढ़ा था इनके बारे में। देवनारायण जी मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश से वापस आते हैं, किस प्रकार से अपने पिता की मौत का बदला लेते हैं, है ना। तो ये ज्यादा डिटेल में यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोक देवताओं में पढ़ चुके हैं। बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी की फड़ देखिए, इस फड़ का वाचन नायक या आयड़ी जाति के भोपों या भोपियों द्वारा रात्रि के समय किया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक या आयड़ी जाति के भोपे और भोपियों के द्वारा। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस लोक देवता की फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो आपका उत्तर होगा पाबू जी। इस फड़ के वाचन में रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। तत्व वाद्य यंत्र है ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र, ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई इससे पहले हमने पढ़ा था देवनारायण जी की फड़, उसका जो है जंतर वाद्य यंत्र के साथ में, और पाबू जी की फड़ जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है और बाची जाती है, ध्यान रखना। क्लियर? अच्छा, ऊंट के बीमार होने से इस फड़ का वाचन किया जाता है। ऊंट अगर बीमार हो जाता है तो इस फड़ का वाचन किया जाता है, तो ऊंट की बीमारी जो है खत्म हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि पाबू जी जो है सबसे पहले श्रीलंका से ऊंट को लेकर आए थे। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, पाबू जी की घोड़ी केसर कालमी जो लांछा गुजरी से लेकर आए थे। पाबू जी का विवाह हुआ था कहां पर? पठानकोट, जो कि वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। पठानकोट नहीं, एक्चुअली क्या नाम था उसका, हाँ पठानकोट, जो कि कहां पर है तुम्हारा? अमर सिंह जी के वहां। ठीक है, तो ये तुम्हारे है पाबू जी के बारे में। इस फड़ में पाबू जी की घोड़ी को काले रंग से चित्रित किया जाता है तथा फड़ के मुख के सामने भाले का चित्र है। देखिए पाबू जी को, पाबू जी जो फेमस है वो भाले और झुकी हुई पाग के रूप में भी जो है पाबू जी को जाना जाता है। आपको ऐसा पूछ ले कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको भाले और झुकी हुई पाग के नाम, मतलब पाग से पहचान सकते हैं, तो वह होंगे आपके पाबू जी। लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं पाबू जी को। प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, ऊंटों के रक्षक देवता कहते हैं। रायका और देबारी जाति के आराध्य देवता भी कहलाते हैं, क्योंकि ऊंटों को सबसे पहले लाने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। चलिए आगे बढ़िए, रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ के बारे में क्या देखिए, रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपा भोपी द्वारा किया जाता है। इस फड़ को बांचने में रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। रामदेव जी की फड़ सर्वप्रथम इसका जो चित्रांकन किया था वो किया था चौथमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो आरएस लेवल का क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है कि रामदेव जी की जो फड़ है इसका चित्रांकन किसने किया था, तो इसका चित्रांकन जो है आपके किसने किया था? चौथमल, है ना। क्या नाम है? चौथमल। और चितेरे मतलब क्या हो गया? जो चित्रकार होते हैं उन्हें चितेरे कहा जाता है।
तो रामदेव जी की जो फड़ है उसको कामड़ जाति के लोग भोपे और भोपी जो है इसको बांधते हैं रावणता वाद्य यंत्र के साथ में। और कामड़ पंथ की स्थापना भी रामदेव जी ने की थी। ठीक है, तेरताली नृत्य जो है रामदेव जी के लिए होता है, आपको पता है। जातरू होते हैं, नेजा क्या होती है, सभी पता है आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी की फड़ के बाद में नेक्स्ट जो फड़ है वो है राम दल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़। तो देखिए राम दल्ला और कृष्ण दल्ला की फड़ के बारे में फैक्ट। यह फड़ हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। इस फड़ का वाचन दिन के समय बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग किए भाट जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ऐसी कौन सी फड़ है जो बिना वाद्य यंत्र के बाची जाती है? बिना वाद्य यंत्र के। तो तुम्हारा उत्तर होगा राम दल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़। ऐसी कौन सी फड़ है जो दिन में बाची जाती है? तो इसका भी आंसर तुम्हारे यही होगा। यहाँ पे तुम्हें ये पूछ लिया जा सकता है कि राम दल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़ कौन से जाति के लोग बांधते हैं? तो भाट जाति के जो भोपे होते हैं वो बांधते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं। भैंसासुर की फड़, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है। ऐसी कौन सी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा भैंसासुर की फड़। ठीक है, इस फड़ का वाचन नहीं होता है, केवल दर्शन किए जाते हैं। ये फड़ बावरी या बागरी जाति में बहुत लोकप्रिय है। चोरी करने से पूर्व इस जाति के लोग इस फड़ के दर्शन एवं पूजा कर सगुन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। ऐसी कौन सी फड़ है जिसके चोरी करने से पहले बावरी या बागरी जाति के लोग दर्शन करते हैं और इसको सगुन मानते हैं? तो आपका उत्तर होगा भैंसासुर की फड़। ऐसी कौन सी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता, सिर्फ दर्शन किए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा भैंसासुर फड़। ठीक है, और भैंसासुर की फड़ कौन बांधते हैं? बावरी और बागरी जाति के लोग। नेक्स्ट है आपके अमिताभ की फड़। अमिताभ क्या होता है देखिए। इस फड़ का निर्माण जो है भोपा रामलाल और भोपी पतासे ने किया था। रामलाल और पतासे ने दोनों ने मिलकर किया था, जिसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन को एक डॉक्यूमेंट्री में लोक देवता के रूप में प्रदर्शित किया है। अब देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी फेमस हुई थी काफ़ी। अमिताभ बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन की डॉक्यूमेंट्री पूरी बनाई थी, कैसे जन्म हुआ, कैसे उन्होंने किरदार निभाया, इस तरीके से पूरी एक फड़ बनी हुई है। ये फड़ बनाई थी रामलाल और भोपी पतासी ने। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ बात कर रहे हैं अपन मांडना। मांडना आपको पता होगा, अपने घर के अंदर जो कलर वगैरह से जो आकृतियां वगैरह बनाते हैं वो मांडना कहलाते हैं। मांडना दीवारों पर भी होता है, जमीन पर भी होता है, फर्श पर भी। फर्श या जमीन एक ही बात हो गई। ठीक है, तो मांगलिक अवसरों पर विभिन्न रंगों के माध्यम से घर आंगन में जो उकेरी गई कलात्मक आकृतियां मांडने कहलाती है। इन मांडने को गुजरात में सातिया कहते हैं, बंगाल में अल्पना कहते हैं, महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं, भोजपुरी में थापा, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा या सोन कहते हैं, केरल में अतापू कहते हैं, बिहार में अहपन कहते हैं, तमिलनाडु में कोलम कहते हैं और ब्रज एवं बुंदेलखंड में सांझा कहते हैं। तो ये तो हो गए आपके अलग अलग जहाँ पर मानने फेमस है। अलग अलग स्टेट में इनको किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, गुजरात में सातिया कहते हैं, वही महाराष्ट्र में इसे अल्पना कहते हैं, और भोजपुरी अंचल में इसे थापा कहते हैं। महाराष्ट्र में ये बंगाल में अल्पना कहा जाता है, महाराष्ट्र में इन्हें रंगोली कहा जाता है, बिहार में अहपन, तमिलनाडु में इसे कोलम कहा जाता है और बुंदेलखंड में सांझा कहा जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन से मानना है जो फेमस है। जैसे देखिए पगलिया मानना। अब पगलिया मानना आपको पता है, दीपावली के टाइम हम मानते हैं पगलिया। तो दीपावली के समय लक्ष्मी पूजन से पूर्व आराध्य देवी के घर में आगमन के रूप में पैरों के चिन्ह बनाए जाते हैं जो कहलाते हैं पगलिये। राजस्थान में मानने में इनका चित्रण सर्वाधिक होता है। भाई सबसे ज्यादा इसका चित्रण किया जाता है कुंकू से होता है। किससे होता है? कुंकू से। कुंकू से जो है इस प्रकार से यहाँ पर कुंकू चिपकाते हैं यहाँ पर, और फिर इस तरीके से रखते हैं जमीन पर, तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के चिन्ह हो। ये पद चिन्ह कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है पगलिये। ताम मानना विवाह के अवसर पर लग्न मंडप के समय जो बनाया जाता है, यह दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। यह कहलाता है तुम्हारा ताम मांडना। विवाह के टाइम बनाया जाता है, ध्यान रखना, लग्न मंडप में। ठीक है, जहां पर शादी वगैरह होती है ना, वहां पर बनाया जाता है, ये ताम मांडना कहलाता है। चौकड़ी मांडना, होली के अवसर पर बनाए गए इस मांडने में 4 कोण होते हैं। चौकड़ी मतलब क्या हो गया? 4 कोण, जो चारों दिशाओं से खुशहाली आने का प्रतीक है। भाई चारों दिशाओं से खुशहाली मिलेगी ऐसा प्रतीक होता है, जिसे बोलते हैं चौकड़ी मांडना। ये भी विवाह के अंदर जो है बनाई जाती है चौकड़ी। नेक्स्ट देखिए थापा मांडना।
थापा कैसे माना जाता है, देखिए भाई, मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर की चौखट पर कुमकुम तथा हल्दी से बनाए गए हाथों के निशान क्या कहलाते हैं, थापे मांडना। देखिए जब विवाह वगैरह होता है तो महिलाएं वगैरह घर की चौखट पर जो है हाथों से कुमकुम और हल्दी से इस तरीके से थापे मारती है। बहुत जगह क्या होता है, जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, उससे भी करवाते हैं, तो ये कहलाता है तुम्हारा थापा मांडना। मोरडी मांडना, राजस्थान में मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा घर आंगन में बनाई गई मोर की आकृति, यानी देखिए जो मोर होता है ना, पिकॉक, उसकी आकृति बनाई जाती है, उसे कहते हैं मोरडी मांडना। बहुत जगह बनाई जाती है, घर के बाहर बनाई जाती है ना, यहाँ आंगन में बनाई जाती है। मोर को खुशहाली तथा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मोरडी मांडा जाता है। सातिया या साठिया मांडना, यह मानना बच्चों के जन्म के अवसर पर बनाया जाता है। ग्रामीण महिलाएं विभिन्न आकारों में दरवाजों की चौखट के चारों तरफ बनाती है। इस मानना को उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में सांखिया तथा पूर्वी राजस्थान में सातिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो विभिन्न प्रकार की जो है आकृतियां बनाई जाती है बच्चों के लिए, तो वो कहलाता है सातिया या साठिया मानना। क्या कहलाता है, सातिया या साठिया मानना। दरवाजों की जो चौखट होती है ना, उसके और बनाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा मानना जो होता है बच्चों के जन्म अवसर पर बनाया जाता है। साथिया, मोरडी, थापा, पगलिया, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सातिया या साठिया मानना। अब हम बात कर रहे हैं काष्ठ कला की। काष्ठ कला क्या होती है भाई, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, यानी लकड़ी के माध्यम से जो कलाएं की जाती है वो कहलाती है काष्ठ कला। अब लकड़ी से क्या क्या हो सकता है भाई, जैसे सबसे पहले हम बात करें कठपुतले की, यानी पपेट्स। किसी व्यक्ति के पात्र को लकड़ी के ढांचे के रूप में प्रस्तुत करना, इसका मंचन नट या भाट जाति के लोग करते हैं। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर कठपुतली कला के विकास के लिए कार्यरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कठपुतली कला के विकास के लिए कौन सा संगीत संस्थान या कौन सा कला संस्थान जो है, संगीत संस्थान नहीं, कला संस्थान जो है कार्यरत है। तो आपका उत्तर होगा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। क्लियर? हाँ, कठपुतली सभी को पता है, सब देखते हैं कठपुतली गेम वगैरह। तो बेवाण क्या होता है, देखिए, लकड़ी के बने देव विमान, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी को जुलूस के साथ सवारी निकाली जाती है, और भाद्र शुक्ल एकादशी यानी देव झूलनी एकादशी के दिन किसी तालाब के किनारे ले जाकर नहलाया जाता है। अब भाई बेवाण क्या होता है, बेवाण मतलब बैठने के लिए जो बनाया गया पूरा लकड़ी का ढांचा। ठीक है, देव झूलनी एकादशी जब होती है तो उसमें देवताओं को विराजमान करते हैं और इनको नहला कर लेकर आते हैं तालाब से। तो ऐसा बहुत जगह प्रचलित है। तो जहां पर ये बैठा कर लेकर जाता है ना जिस लकड़ी के उसके अंदर, तो वो कहलाता है बेवाण। क्या कहलाता है, बेवाण। यहां से देव विमान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए चोपड़ा। चोपड़ा क्या होता है, देखिए, लकड़ी से निर्मित 4 अथवा 6 खाने युक्त मसाले रखने का पात्र, जिसे पश्चिमी राजस्थान में हटड़ी कहते हैं। आप सभी को पता है, जो राजस्थान से, जोधपुर वगैरह से, हटड़ी किसे कहते हैं, लकड़ी का बना होता है, खांचे होते हैं इसके अंदर 4 और 6, जिसके अंदर ये आपके नमक मिर्चीन वगैरह सब डाला जाता है। ठीक है, लेकिन विवाह के अवसर पर, मांगलिक अवसर पर भी एक चोपड़ा होता है छोटा सा लकड़ी का, और आजकल धातु का भी होता है, स्टील का भी मिलता है, जिसके अंदर अपन कुंकू है, चावल है, गुड़ है, मोली है, ये सब रखते हैं ना। तो ये कहलाता है तुम्हारा चोपड़ा। फिर है तुम्हारा कावड़। कावड़ क्या होता है, देखो, कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित खुलने एवं बंद होने वाली मंदिर नुमा आकृति, जिसे चलता फिरता देवधर या राम जी की कावड़ भी कहा जाता है। इसके विभिन्न कपाटों पर पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है। कावड़िए भाट द्वारा पौराणिक कथाओं का वाचन करने के साथ साथ इसके विभिन्न कपाट खुलते जाते हैं। कावड़ का निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़ निवासी खेरादी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसे लखारी लाल रंग से रंगा जाता है। मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध कावड़ निर्माता है। देखिए कावड़ क्या होता है, कावड़ लकड़ी का बना हुआ होता है, चलती फिरती आकृति का छोटा सा मंदिर होता है लकड़ी का बना हुआ, जिसके दरवाजे वगैरह सब होते हैं। ठीक है, और इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दरवाजे वगैरह, इसके ऊपर छोटे छोटे चित्र किए जाते हैं, पौराणिक कथाओं के चित्र हो गए, इस तरीके के चित्र जो है किए जाते हैं, और इसको चलता फिरता मंदिर भी कह सकते हैं। और रामदेव जी का कावड़ जो है वो बहुत फेमस है, रामदेव जी का कावड़ भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। ठीक है, देवधर, यहाँ पे राम जी का कावड़, सॉरी रामदेव जी का नहीं, राम जी का कावड़। इसके विभिन्न कपाटों पर पौराणिक कथाओं का चित्रण भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके कपाट यानी क्या हो गया, दरवाजे, दरवाजे खुलते हैं, साथ साथ में वाचन चलता रहता है पौराणिक कथाओं का। तो ये है आपका कावड़।
और ये कहाँ का फेमस है आपके, ये आपके चित्तौड़ में बस्सी जो है ना, बस्सी, वहां पर ये जो है बनाया जाता है। खेरादी जाति के लोग जो है इसको बनाते हैं। आगे बात आपको समझ में, लखारी लाल रंग से इसको रंगा जाता है। मांगीलाल मिस्त्री जो है प्रसिद्ध कावड़ निर्माता है। तो ये हो गया तुम्हारा कावड़। एग्जाम में पूछ ले कावड़ क्या होता है, तो मंदिर नुमा आकृति, चलता फिरता मंदिर, यानी राम जी की कावड़। तो ये बात है आपके कावड़ के बारे में। ज़्यादा क्वेश्चन तो कावड़ से कुछ आ नहीं सकता। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कावड़ कहाँ का फेमस है, तो आप बोलोगे बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है। और प्रसिद्ध कारीगर कौन है, तो आप बोलोगे मांगीलाल। ये हो गया तुम्हारा कावड़। नेक्स्ट देखो भाई, तोरण क्या होता है। तोरण भी सभी को पता है, तोरण आपने देखा है, विवाह वगैरह पे यूज होता है ना। हाँ, तो तोरण तुम्हारा क्या है भाई, विवाह के अवसर पर दुल्हे के दुल्हन के घर प्रवेश पर, दुल्हन के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो लकड़ी की कलाकृति लटकाई जाती है उसे तोरण कहते हैं। तोरण पर सामान्यतः मयूर या सुग्गा की आकृति अंकित होती है। तोरण शौर्य अथवा विजय का प्रतीक माना जाता है। भाई ऐसा होता है कि दूल्हा जो है जाता है दुल्हन के घर, तो दुल्हन का घर का जो मेन दरवाजा होता है, उस दरवाजे के ऊपर ये लकड़ी का लगा हुआ रहता है जिसे कहते हैं तोरण। और इस तोरण के ऊपर जो आकृति बनी हुई होती है, वो आकृति किसकी बनी हुई होती है भाई, तोरण के ऊपर जो आकृति अंकित होती है ना, ये मयूर यानी मोर या फिर सुग्गा की आकृति जो है बनी हुई होती है। और तलवार से जो है दूल्हा इसको ऐसे टच करता है, तो ये जो प्रतीक है कि भाई हाँ मैंने विजय पाली है, मतलब मैंने जो है इस लड़की को पा लिया, अब मेरी इससे शादी होने वाली, मैंने इसे जीत लिया। तो ये इस तरीके से होता है। बाजोट सभी को पता है, खाना वगैरह खाते हैं अपन लकड़ी की चौकी बनाकर, उसके ऊपर वो बाजोट होता है। खंडा क्या होता है देखिए, बस्सी के खेराद जाति के लोगों द्वारा लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में तलवार के स्थान पर किया जाता है, खांडा कहलाती है। गुलाबी रंग से रंगा खांडा शौर्य का प्रतीक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नकली तलवार। लकड़ी की जो तलवार होती है ना, उसको बोला जाता है खंडा। और बस्सी की बहुत फेमस है, ध्यान रखना, कहाँ की फेमस है, बस्सी। खिराद जाति के लोग जो है इसको बनाते हैं, रामलीला में इसको यूज किया जाता है। अगर ये गुलाबी रंग से रंगी हुई है तो फिर इसको जो है शौर्य का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं के बारे में पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर। हाँ, तो जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देवरा की। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये लोक कलाएं आपको ये पहचान है क्या है, देवरा क्या होता है। देवरे खुले चबूतरे व त्रिकोणाकार से निर्मित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक देवताओं के चबूतरे नुमा थान जो है देवरा कहलाते हैं। देखो देवरा क्या होता है, इस तरीके का होता है देवरा तुम्हारे, ठीक है। हाँ, तो ये जो होता है तुम्हारा देवरा होता है। देवरा की एक विशेषता है, देवरा की क्या विशेषता है, देखो देवरा की विशेषता है कि इसके अंदर मूर्ति नहीं होती। क्या नहीं होती, मूर्ति, मूर्ति नहीं होती, इसमें कोई चिन्ह होते हैं। जैसे रामदेव जी का क्या है, देवरा है, ध्यान रखना, रामदेव जी की मूर्ति नहीं है वहां पर, रामदेव जी के पगलिए है वहां पर, क्या है, पगलिए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो रामदेव जी का देवरा कहलाता है। तो ये होता है तुम्हारा देवरा, जहां पर मूर्ति नहीं होकर कुछ चिन्ह होते हैं, तो वो कहलाता है तुम्हारा देवरा। पथवारी क्या होता है देखिए, गांव पथ रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले स्थल को पथवारी कहा जाता है। देखो कोई भी गांव है, जैसे मान लीजिए ये गांव है, अब इस गांव में एंट्री जो है यहाँ से हो रही है, ये गांव की सीमा है, तो यहाँ पर एक पत्थर रखा जाता है और इसको पूजा जाता है, जिसको पथवारी कहते हैं। और ये पथवारी को ऐसा माना जाता है कि ये गांव की रक्षा करती है, ठीक है। तो ये है पथवारी, गांव पथ रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले स्थल को पथवारी कहा जाता है। सांझी, यह राजस्थान कन्याओं का एक रंगीन व्रतोत्सव है। यह व्रत होता है सांझी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की कामना हेतु दीवार पर उकेरे गए रंगीन भित्ति चित्र सांझी कहलाते हैं। राजस्थान में सांझी बनाने की परंपरा वृंदावन से आई। सांझी पर्व श्राद्ध पक्ष से दशहरे तक मनाया जाता है। केले की सांझी यानी कदली पत्तों की सांझी के लिए श्रीनाथ मंदिर यानी नाथ द्वारा फेमस है। देखिए भाई, जहां पर भित्ति चित्रों की बात हो जाए, भित्ति चित्रों की बात हो गई, इसका मतलब नाथ द्वारा, भित्ति चित्रों की बात होगी इसका मतलब नाथ द्वारा। सांझी क्या होता है, सांझी एक व्रतोत्सव होता है
यानी लड़कियां व्रत करती है और इस तरीके के चित्र बनाती है ताकि उनको जो है अच्छे वर मिले। क्या मिले? अच्छा वर मिले। तो यही कहलाता है सांझी। और ये जो चित्र होते हैं दीवारों पर उकेरे जाते हैं, इसीलिए इन्हें भित्ति चित्र भी कहते हैं। और श्रीनाथ मंदिर के अंदर केले की सांझी यानी कदली पत्तों की सांझी, मतलब केले के जो पत्ते होते हैं ना, उससे ये किया जाता है सांझी। तो ये जो है फेमस है आपका कहाँ का? नाथ द्वारा का, श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम बात करें जैसे पिछवाई की, तो पिछवाई भी नाथ द्वारा की फेमस, आपको पता है। नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा के जांगिड़ एवं गोड ब्राह्मण जाति के परिवार पिछवाई चित्रण करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो पिछवाई क्या पता है आपको? पता ही है, नाथ द्वारा की फेमस है पिछवाइयाँ। पावे क्या होता है? पावे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पावे का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कागज पर जो हम लोग देवी देवताओं का चित्रण करते हैं ना, वो कहलाता है पावे। व्हील क्या होता है? व्हील राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी चीजों को संग्रहित करके रखने के लिए मिट्टी की बनाई गई महलनुमा आकृति व्हील कहलाती है, ठीक है। मिट्टी की जो महलनुमा आकृति बनाई जाती है, जहां पर गांव की कोई भी छोटी मोटी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके वहां पर रख दिया जाता है, वो कहलाता है व्हील। क्या कहलाता है? व्हील। आगे आपको बात समझ में? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा भाई? यहाँ पर हमने जो है कुछ अलग अलग जो कलाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। पिछवाई क्या होती है, व्हील क्या होता है, देवरा क्या होता है, सांझी क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं भाई? अब हम कुछ और जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कलाओं के बारे में। जैसे मेहंदी महावर क्या होता है? मेहंदी महावर, इसको नारी सौंदर्य प्रसाधनों में गिनाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं तथा युवतियों द्वारा हाथों तथा पैरों पर मेहंदी लगाने की परंपरा है। मेहंदी को सुहाग व सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान के सोजत पाली की मेहंदी बहुत फेमस है। और बूढ़ी महिलाएं जो है हथेली पर 5 बड़े आकृति की गोल बिंदियां लगाती है, इसे पांचोटा कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पांचोटा। आपने देखा होगा गांव की बूढ़ी स्त्रियां पूरा हाथ के मेहंदी नहीं लगाती है, ऐसे बिंदियां लगा देती है, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसको बोला जाता है पांचोटा। क्या बोला जाता है? पांचोटा। और राजस्थान के अंदर पाली का जो सोजत गांव है, वहां की मेहंदी बहुत ही फेमस है। नारी सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है इसको, और ऐसा माना जाता है कि ये जो मेहंदी है ये सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है। फिर देखिए बटेवड़े, गोबर से निर्मित सूखे उपलों को वर्षा आदि से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें चौकोर अथवा आयताकार व्यवस्थित कर इस ढेर को पुनः गोबर से लीप कर बनाई गई आकृति बटेवड़े कहलाती है। भाई ये थेपड़िया होते हैं ना, थेपड़िया, गोबर से बनाई जाती थेपड़िया, इन थेपड़ियों को क्या करते हैं? एक जगह ऐसे ढेर लगा देते हैं थेपड़ियों का, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर थेपड़ियों के ऊपर थेपड़िया रख के इस तरीके से ढेर लगा दिया। अब क्या करते हैं पता है? अब इसको ऊपर से वापस नीप देते हैं, यानी गोबर से पूरा नीप देते हैं इसको, ठीक है, ताकि जो वर्षा होती है ना, वर्षा, इससे ये थेपड़िया बच सके। तो इसको कहा जाता है बटेवड़ा। क्या कहा जाता है? बटेवड़ा। आगे आपको बात समझ में? हाँ, तो ये होता है तुम्हारा बटेवड़ा। मोण या मूण क्या कहलाता है भाई? ये मोण या मूण आपको पता है मटकी की तरह होता है, बड़ा बड़ा होता है, काला काला तरीके का, जिसको जमीन के अंदर डालकर उसके पानी वगैरह जो है भरा जाता है। ये मोण इस तरीके का होता है, ये वाला, ये तो है मोण तुम्हारा, ये मोण होता है इस तरीके, बड़ा सा होता है, काले कलर का। इसको जमीन के अंदर डाल देते हैं ऐसे, ताकि पानी ठंडा रहे, इसमें पानी डाल देते हैं, ऊपर ढक दे देते हैं, ठीक है। तो मिट्टी से बने बड़े बड़े जो मटके होते हैं, जिनका मुख छोटा सा होता है, पानी के लिए उपयोग करते हैं, इसको कहलाते हैं मोण। क्या कहते हैं? मोण कहते हैं, ठीक है। फिर आगे जो है आपका वो है गोदना। अब गोदना क्या होता है देखिए, गरासिया जनजाति की अंग चित्रांकन की मुख्य प्रथा है। मतलब जो हाथों पर, पैरों पर, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा चित्र करते हैं गरासी, ठीक है, जिसमें सुई अथवा बबूल के कांटे से मानव शरीर पर विभिन्न आकृतियां उकेरी जाती है। इसमें घाव को कोयला अथवा खेजड़ी की पत्तियों के पाउडर से भरा जाता है। पाउडर खून को सोख लेता है और सूखने के बाद आकृति हरे रंग में उभर जाती है। देखा आपने हरा रंग में आकृति कैसे उभरती है? गरासिया जाति के जो लोग होते हैं ना, इनको बहुत ये होता है, ये इसको शुभ मानते हैं। तो ये क्या करते हैं? सुई, यहाँ पे बबूल के जो कांटे होते हैं ना, बबूल का मतलब बाउलिया, ठीक है, बाउली के जो कांटे होते हैं उससे खोद खोद कर जो है आकृति बनाते हैं। फिर घाव तो हो ही जाते हैं, तो इस घाव पर क्या करते हैं? कोयला लगा देते हैं, या फिर खेजड़ी की पत्तियों का चूर्ण बनाकर लगा देते हैं, जिससे खून तो सूख जाता है, लेकिन खून सूखने के बाद में जो ये उकेरा गया है, ये इसमें हरा रंग हो जाता है, ये हरे हरे हो जाते हैं। तो ये होता है तुम्हारा गोदना। क्या होता है? गोदना। क्लियर होगी बात यहाँ पर? तो इसी के साथ में
आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सबका सब पूरा का पूरा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा फड़ के बारे में। फड़ या फिर इसे पड़ भी कहते हैं, है ना, यहाँ पट्टचित्र कहते हैं। कहाँ के फेमस है वे पट्टचित्र, शाहपुरा भीलवाड़ा के। कौन बनाते हैं, छिपा जाति के जोशी। उसके बाद में देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, जंतर वाद यंत्र के साथ में इसको बांटा जाता है। 1992 में डाक टिकट जारी हुआ, गुज्जर अविवाहित भोपे और भोपियां। बाबूजी की फड़ भाई रात को बांची जाती है, आईडी और नायक जाति के लोग रावण हत्ता वाद यंत्र के साथ में। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपा या भोपी बांधते हैं इसको। और रावण हत्ता वाद यंत्र यूज किया जाता है। सबसे पहले चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया था। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ दिन में बांचे जाने वाली फड़ है, बिना वाद्य यंत्र के बांचे जाने वाली ये फड़ है। भाट जाति के भोपे इसको बांचते हैं। भैंसासुर की फड़, चोरी करने से पहले बावरी या बागरी जाति के लोग इस फड़ के दर्शन करते हैं, इसको शुभ माना जाता है। इसका वाचन नहीं किया जाता, केवल दर्शन किए जाते हैं। अमिताभ की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़ है, पता है सबको। मानना अपन ने पढ़ लिया, इसमें पगलिया, ताम मानना, चौकड़ी मानना, थापा मानना, मोरडी, सात्या साठिया मानना, कठपुतली, बेवाण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चोपड़ा, कावड़ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तोरण, बाजोट, खंडा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देवरा क्या होता है, पथवारी क्या होता है, सांझी क्या होता है, पिछवाई, पावे क्या होता है और व्हील क्या होता है, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अलावा मेहंदी महावर पता है सभी को। बटेवड़े क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मौन या मूण तो चलो कोई बात नहीं, सभी को पता होता है। गोदना नो, ये जो है नॉर्मली तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। इसमें आप विशेष तौर पर जो है कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। एंड आई होप कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपके दिल और दिमाग में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को सही कर लोगे। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।